इस विशेष वीडियो में हम उन कारकों पर चर्चा करेंगे जो एंजाइम की सक्रियता को प्रभावित करते हैं। तो ऐसे 4 कारक हैं जो एंजाइम की सक्रियता को प्रभावित करेंगे। पहला कारक तापमान है, दूसरा कारक पीएच है, तीसरा कारक सबस्ट्रेट की सांद्रता है और चौथा कारक विशिष्ट रसायनों का बंधन है जिन्हें इनहिबिटर्स कहा जाता है। पहले कारक की बात करें वह है तापमान। तो अगर हम तापमान और पीएच के ग्राफ को देखें तो ये ग्राफ लगभग एक जैसे होते हैं। अगर हम तापमान के प्रभाव की बात करें तो एंजाइम एक सीमित तापमान सीमा में ही कार्य करते हैं, जैसा कि इस विशेष ग्राफ में देखा जा सकता है। एक्स अक्ष पर तापमान दिखाया गया है, वाई अक्ष पर एंजाइम की सक्रियता दिखाई गई है। तो यह विशेष एंजाइम इस तापमान से इस तापमान तक सक्रियता दिखा रहा है। तो यह वह सीमित तापमान सीमा है जिसमें एंजाइम सक्रिय रहेगा। अब जैसा कि हम इस विशेष ग्राफ में देख सकते हैं, अधिकतम एंजाइम सक्रियता इस तापमान पर है और इस तापमान को आदर्श तापमान ऑप्टिमम टेम्परेचर कहा जाता है। कम तापमान पर एंजाइम संरक्षित रहेगा, इसलिए वह अस्थायी रूप से निष्क्रिय सक्रिय अवस्था में चला जाएगा। लेकिन अगर हम उच्च तापमान दें तो एंजाइम नष्ट हो जाएगा और उच्च तापमान द्वारा एंजाइम का नष्ट होना डिनेचुरेशन कहलाता है। तो यह तापमान का प्रभाव है। अगर पीएच में बदलाव किया जाए तो भी ऐसा ही प्रभाव होता है। तो अगर हम इस विशेष ग्राफ को देखें तो एक्स अक्ष पर हमारे पास पीएच है और वाई अक्ष पर एंजाइम सक्रियता है। तो एंजाइम सक्रिय होते हैं इस संकीर्ण पीएच सीमा में और एंजाइम की अधिकतम सक्रियता इसी पीएच पर होगी और इस पीएच को आदर्श पीएच ऑप्टिमम पीएच कहा जाएगा। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि अधिकतम एंजाइम सक्रियता इस आदर्श तापमान पर होती है, वैसे ही आदर्श पीएच पर भी सक्रियता सबसे अधिक होगी। तीसरे कारक की ओर बढ़ते हैं जो एंजाइम की सक्रियता को प्रभावित करता है और वह है सबस्ट्रेट की सांद्रता। तो आइए इसे इस विशेष ग्राफ से समझते हैं। इस ग्राफ में एक्स अक्ष पर सबस्ट्रेट की सांद्रता दिखाई गई है और वाई अक्ष पर अभिक्रिया की गति दिखाई गई है। अब जैसा कि हम इस विशेष ग्राफ में देखते हैं, जैसे जैसे सबस्ट्रेट की सांद्रता धीरे धीरे बढ़ती है, अभिक्रिया की गति भी बढ़ती है। धीरे धीरे, ये धीरे धीरे बढ़ेगी, लेकिन एक निश्चित सबस्ट्रेट सांद्रता तक पहुंचने के बाद अभिक्रिया की गति में और कोई वृद्धि नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि जब एक विशेष सबस्ट्रेट सांद्रता तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद यदि आप सबस्ट्रेट की सांद्रता बढ़ाते हैं तो यह अभिक्रिया की गति को नहीं बढ़ाएगा और इस विशेष बिंदु पर अभिक्रिया की गति अधिकतम होगी और इस अधिकतम गति को Vmax कहा जाता है। तो इस स्थिति में यही ग्राफ आएगा। इस ग्राफ में जो विशेष संरचना आती है उसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि इस विशेष स्थिति में हम सबस्ट्रेट अणुओं की संख्या बढ़ा रहे हैं। सबस्ट्रेट की सांद्रता बढ़ाई जा रही है, लेकिन यहां एंजाइम अणुओं की संख्या स्थिर है, उन्हें नहीं बढ़ाया गया है। अब शुरू में क्या होगा? जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट की सांद्रता बढ़ाते हैं, सबस्ट्रेट अणु एंजाइम अणुओं के साथ मिलेंगे और इससे गति में वृद्धि होगी। लेकिन धीरे धीरे सभी एंजाइम अणु सबस्ट्रेट अणुओं से संतृप्त हो जाएंगे और उस बिंदु पर अधिकतम वेग Vmax प्राप्त होगा। इस बिंदु के बाद यदि हम सबस्ट्रेट की सांद्रता बढ़ाते हैं तो कोई भी एंजाइम अणु उपलब्ध नहीं रहेगा जो सबस्ट्रेट के साथ मिल सके, इसलिए अभिक्रिया की गति में आगे कोई वृद्धि नहीं होगी। तो यह सबस्ट्रेट की सांद्रता का प्रभाव है। अब चौथे कारक की बात करते हैं जो है विशिष्ट रसायनों का बाइंडिंग, और इन रसायनों को इनहिबिटर्स कहा जाता है। तो जब भी किसी रसायन का बाइंडिंग एंजाइम की सक्रियता को बंद कर देता है, एंजाइम की सक्रियता को रोक देता है, उस प्रक्रिया को इनहिबिशन कहा जाता है और उस रसायन को इनहिबिटर कहा जाता है। यहां हम इनहिबिशन के एक प्रकार के बारे में बात करेंगे और इस प्रकार को प्रतिस्पर्धी इनहिबिशन, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहा जाता है। अब क्यों इसे प्रतिस्पर्धी इनहिबिशन क्यों कहा जाता है?
क्योंकि सामान्यतः यदि अभिक्रिया होनी है तो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिलकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा और अंत में हमें उत्पाद प्रोडक्ट प्राप्त होगा। तो सबस्ट्रेट को उत्पाद में परिवर्तित किया जाएगा। प्रतिस्पर्धी इन्हिबिशन में एक संरचना होती है जिसे हम आई इन्हिबिटर कहते हैं। तो इन्हिबिटर की संरचना सबस्ट्रेट के समान होगी। अब यदि सबस्ट्रेट और इन्हिबिटर की संरचना समान है तो इस विशेष स्थिति में इन्हिबिटर भी एंजाइम से बाइंड हो सकता है। तो यहां एंजाइम से बाइंड होने के लिए सबस्ट्रेट और इन्हिबिटर के बीच प्रतिस्पर्धा होगी और यदि इन्हिबिटर एंजाइम से बाइंड हो जाता है, इस स्थिति में एंजाइम इन्हिबिटर कॉम्प्लेक्स बनेगा और इस स्थिति में कोई उत्पाद नहीं बनेगा। तो इस विशेष घटना को प्रतिस्पर्धी इन्हिबिशन कहा जाता है। हमें प्रतिस्पर्धी इन्हिबिशन के दो उदाहरण देखने हैं। पहला उदाहरण है सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम का इन्हिबिशन मालोनेट या मालोनिक एसिड द्वारा, और दूसरा उदाहरण है सल्फाड्रिल द्वारा बैक्टीरियल पैथोजेंस का नियंत्रण।